से एनडीए का पक्षधर है और हमेशा एनडीए के साथ खड़ा रहा है। कभी कभी मनमुटाव होता है, ऊपर नीचे होता है, तो वो सब समाप्त हो जाएगा। खून से सरकारें बनी थी एनडीए की। हमारे समाज ने बहुत खून बहाया था, अपना पसीना तब सब बहाया था, तब ये सरकार बनी थी। इसलिए हमारा समाज उस बलिदान को कभी नहीं भूलेगा और एनडीए भी हमारे बलिदान को कभी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबिका उजाला। मैं हूं आपके साथ अनुभव रंजन। अभी हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी के बेटे ऋतुराज कुमार जी मौजूद हैं। जदयू में वापसी। अच्छा लग रहा है, घर वापस आ गए हैं, इससे अच्छा क्या होगा। एनडीए में आ गए हैं, बहुत खुशी हो रही है। कार्यकर्ताओं की बड़े दिनों से मंशा थी, हमारे जितने शुभचिंतक थे और हमारे परिवार के लोग भी पहले से एनडीए में थे, तो सब पूरे घर में खुशी का माहौल है, क्षेत्र में खुशी का माहौल है। शुभचिंतक आप जैसा देख रहे होंगे, उस दिन जब हमने ज्वाइनिंग किया परसों, तो पूरे शाहाबाद से, मगध से मेरे पिताजी के जो समता पार्टी के शुरुआती दौर के लोग थे वो वहाँ थे। शाहाबाद से जब 93 में मेरे पिताजी लड़े थे चुनाव, तो पूरे शाहाबाद के लोग आए हुए थे, मगध के लोग आए हुए थे। तो एक पुराना जो एक बिखराव था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ, मिलन हुआ, घर आए, घर आके बड़ा अच्छा लगा। घोसी विधानसभा से आपके उम्मीदवार। देखिए, खबर है, खबर तो चलते रहेगा, हमारा घर है जहानाबाद, तो खबर तो बनते रहेगा। तो घोसी से दावेदारी आपकी होगी? मेरी दावेदारी कहीं से नहीं है। पार्टी अगर कहेगी कहीं से चुनाव लड़ने के लिए तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आपके सामने जगदीश शर्मा मगध के सम्राट कहे जाते हैं और उनके पुत्र भी आरजेडी में चले गए हैं, इसको कैसे देखते हैं? वो जिसका जो विचार होता है वो वहीं जाता है, उनकी वो विचारधारा है, वो वहाँ गए हैं। हमारी यहाँ की विचारधारा है, हम यहाँ हैं। आप उनका इतिहास देखें, वो कहाँ कहाँ थे पहले, आपको समझ में आ जाएगा उनकी विचारधारा कहाँ किधर की रही है। बीच में जदयू से आप लोग चले गए थे। हम चले गए थे तो आ गए थे, जी। अब हम आ गए हैं तो वो चले गए। हम अपने घर में आ गए हैं, वो अपने घर में चले गए। घोसी से अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो आप मैदान में आएंगे? बिल्कुल, अगर पार्टी हमें कह देगी, मैं स्नातक चुनाव भी लड़ चुका हूँ, तो 26 विधानसभा उसमें होता है, 6 विधानसभा यहाँ है मगध हमारे जहानाबाद में, 32 विधानसभा में पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ से चुनाव लड़ जाऊँगा। पार्टी जो कहेगी, पार्टी में आए हैं तो पार्टी के हित के लिए आए हैं, पार्टी को जहाँ लगेगा हितकारी वहाँ से लड़ जाएंगे। पार्टी कहेगी कि नहीं लड़िए आप, तो नहीं लड़ेंगे। भूमिहार समाज से आप आते हैं। भूमिहार समाज का उनके जाने के बाद कहा जा रहा है कि राजद की तरफ वोट चलाया गया। हमारा समाज हमेशा से एनडीए का पक्षधर है और हमेशा एनडीए के साथ खड़ा रहा है। कभी कभी मनमुटाव होता है, ऊपर नीचे होता है, तो वो सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारा समाज हमेशा से जंगल राज के खिलाफ लड़ा है। हमारे खून से सरकारें बनी थी एनडीए की। हमारे समाज ने बहुत खून बहाया था, अपना पसीना तब सब बहाया था, तब ये सरकार बनी थी। इसलिए हमारा समाज उस बलिदान को कभी नहीं भूलेगा और एनडीए भी हमारे बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। राजनीति में आने के लिए आपकी मुख्य वजह, राजनीति में आप क्यों आ गए? आप सुप्रीम कोर्ट में वरीय अधिवक्ता हैं, आखिर सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के फिर राजनीति में क्यों आ गए? वरीय अधिवक्ता नहीं हूँ, अधिवक्ता हूँ। वरीय अधिवक्ता होने में बड़ा समय लगता है, बहुत एक अलग कालखंड बनता है उसमें, तब लोग वरीय होते हैं। मगर आप देखें कि मेरे जैसे कई युवा बिहार से बाहर चले गए पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, और बाहर जाके बैठ के बिहार को क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान होता है कि बिहार में ये नहीं है, बिहार में वो नहीं है। और मैं भी उसी जमात में था, जो लगता था क्यों जाऊं वापस, क्या है। मगर कहीं ना कहीं जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपकी अस्मिता पे ठेस पहुंचते रहता है, क्योंकि बाहर में आपको कभी भी वो स्वीकार्यता नहीं मिलती है। और हम जो है, मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो नेचर कहिए, मैं हमेशा से, मेरा जुड़ाव मेरे घर से, मेरी मिट्टी से था, तो मुझे ये हमेशा चुभते रहता था कि मुझे कुछ करना है, मैं कब तक क्रिटिसाइज़ करता रहूँ। और मैं एक कालखंड था, मैं बिल्कुल जब पॉलिटिक्स से मुझे कोई दूर का नाता भी नहीं था और पॉलिटिक्स को मैं बहुत हीन भावना से देखता था। मगर ये एक बहुत बड़ा कहिए मिसकंसेप्शन है। अगर युवा जो चाहता है कि बदलाव हो, तो युवाओं को राजनीति में आना होगा। राजनीति में आप नहीं आएंगे तो अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे। आप पुराना खालखंड उठा के देख लीजिए ना, जितने भी बड़े बड़े राजनेता हुए सारे वकील थे, और हम वकीलों के लिए आसान होता है लॉ समझना, तो और यहाँ तो लॉ से रिलेटेड ही है। ये तो अब हो गया ना कि विधायक का काम है, एमपी का काम है नली बनाना, गली बनाना। ये तो राजीव गांधी जी 90s में लेके आए फंड। उससे पहले तो विधायक और एमपी का काम होता था सिर्फ लॉ बनाना, लॉ के ऊपर डिस्कशन करना।
तो ये हम लोगों के लिए बड़ा आसान होता है, और इसीलिए अगर आप चेंज चाहते हैं तो आपको राजनीति में तो आना ही पड़ेगा। आप अपने प्रदेश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो इसमें तो आपको आना पड़ेगा। आप जिस लॉ की बात कर रहे हैं उसी लॉ का सहारा लेकर के प्रशांत किशोर आपके पार्टी के नेता के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उस लॉ का उन्होंने इस्तेमाल करके आरोप कहाँ लगाया है? उन्होंने तो बस आरोप लगाया है। उसी सुनिए सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। उन्होंने आरोप लगाया है। लॉ का इस्तेमाल होता तो उसको केस फाइल करें, चार्जशीट करवाएं, कन्विक्ट बनवाएं, कन्विक्शन करवाएं, तब मैं मानूंगा ना। मैं आपके ऊपर आरोप अभी लगा दे सकता हूं कुछ भी। आरोप लगाना बहुत आसान है, और हमारी न्याय प्रणाली का ये सबसे अच्छा आप कह लीजिए पहलू है कि अनटिल अनलेस यू आर प्रूवन गिल्टी यू आर इनोसेंट। मतलब जब तक जो हमारी हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली है उसका ये स्पष्ट है कि जब तक आप दोषी करार नहीं हो जाते हैं तब तक आप निर्दोष हैं। और भारत में है कि एक निर्दोष को बचाने के लिए 100 दोषी भी छूट जाएं तो हमारे कानून का ये व्यवस्था है। इसलिए यहाँ जो है निर्दोष कभी नहीं फंसता है कानून व्यवस्था में। भारत का ये कानून व्यवस्था की खूबसूरती है। पूरे विश्व में आप कंपेयर करेंगे तो हमारा कानून व्यवस्था बिल्कुल एक अलग है, क्योंकि हमने कई आप कह लीजिए कई कॉन्स्टिट्यूशंस को, कई लॉज को अलग कंट्रीज़ का पढ़ के यहाँ का लॉ बना, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो यहाँ आपके ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान हो जाता है, मगर आरोप प्रूव हो जाए ना तब मैं मानूंगा कि। आप जहानाबाद से आते हैं और जहानाबाद में आप राजनीति करने के लिए जाएंगे। जहानाबाद में वर्चस्व की लड़ाई काफ़ी तेज है। वर्चस्व की लड़ाई मतलब उधर आपको सुरेंद्र यादव हैं, आपके पिताजी भी रहे हैं, और क्या वो जगदीश शर्मा जी हैं, उनको कैसे आप देखते हैं? वर्चस्व की लड़ाई कोई बाहुबल से थोड़ा ही लड़ना है। वर्चस्व की लड़ाई होगी। आज जनता मालिक है, जनता के हाथ में अधिकार है। जनता जिसे चाहेगी वो वहाँ पे उनका सेवा करेगा। अब वर्चस्व क्या, ये कोई थोड़ी ही कोई लड़ाई करना है कि हथियार लेके जाना है कि घाट कब जाना है, कोई बालू का अवैध खनन करने थोड़े जा रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई है। ये तो जनता का चुनाव है, जनता को चुनाव करना है, मताधिकार का अपना प्रयोग करना है। जनता जिसे प्यार देगी वो जनता के बीच में रहेगा। तेजस्वी यादव 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। ये सब जुमला है, पॉसिबल नहीं है। आप उसके पीछे लॉजिकली देखेंगे तो ये संभव ही नहीं है। पूरे भारत में आप सारे स्टेट जॉब्स को और सेंट्रल जॉब्स को मिला लीजिएगा तो 1 करोड़ नौकरियां भी नहीं हैं। जब पूरे भारत में 1 करोड़ नौकरी नहीं है तो 2 करोड़ कहाँ से दे देंगे? कहाँ से लाएंगे पैसा? और किस योग्यता पे देंगे? क्या शैक्षणिक योग्यता होगी? ऐसे ही मन आया उठे कल कर दिया। हमको भी रात में सपना आया कि शंकर भगवान बोले हैं 4 करोड़ नौकरी दे दीजिए तो हो जाएगा? संभव नहीं ना है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जो 15 साल में नीतीश कुमार नहीं किए वो 17 महीने में हमने करके दिखाया। कहाँ करके दिखाया? दिखाया होता तो आज काहे सत्ता के बाहर होते? किए होते तो आज पब्लिक कहती ना कि भाई उन्होंने ये काम किया है। जो हुआ सब नीतीश जी के वजह से हुआ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के वजह से हुआ, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के वजह से इस राज्य का जो विकास हुआ हमने देखा है ना, हमने झेला है ना, हमें बाहर जाना पड़ा है ना। खुद भी बाहर गए थे ना, खुद भी पढ़ने बाहर काहे गए? इतना ही अच्छा था उनके पिताजी का सिस्टम, तो यहीं काहे नहीं पढ़े? चरवाहा विद्यालय खुला, सब बंद हो गया, काहे गए थे डीपीएस में पढ़ने? बिहार में सबसे बड़ा पलायन मुद्दा है। पलायन है मुद्दा, पलायन मुद्दा है, और इसके ऊपर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और काम करेगी। क्योंकि देखिए इन्होंने बिहार को, ये इन्होंने जो 15 साल 20 साल इन्होंने 15 साल जो राज किया उसमें हमारे प्रदेश को इन्होंने 50 साल से भी पीछे ढकेल दिया। जब पहली सरकार यहाँ बनी थी, श्री बाबू की जो सरकार बनी थी, उसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था यहाँ पे, उसके बाद जो यहाँ नौकरियाँ जनरेट हुई थी वो तो इनकी सरकार ने धीरे धीरे सबको ध्वस्त कर दिया। कारखाने बंद हो गए, सिंदरी में फैक्ट्री बंद हो गई, वारसिलीगंज में फैक्ट्री बंद हो गई, चीनी मिल सारे बंद हो गए। तो इन्होंने पहले तो रोजगार खत्म किया, शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया, तो पलायन होना तो स्वाभाविक है। खेती के ऊपर किसान यहाँ आश्रित, यहाँ आप देखिएगा मूल हमारा जो इनकम का था ये खेती पे आ गया। अब उसके बाद भी इन्होंने नॉर्थ बिहार में ना तो इन्होंने कोई फ्लड के लिए, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है, विभीषिका हो जाती है, ना उधर कुछ किया, ना दक्षिण बिहार में इन्होंने कोई नदियों का जाल बिछाया कि पानी सुचारू रूप से आए। वो तो जब एनडीए की सरकार आई धीरे धीरे इसके ऊपर काम होने लगा। तो समय लगेगा पलायन रोकने के लिए, मगर काम हो रहा है। जिस तरह से टूरिज्म के ऊपर काम हो रहा है आज बिहार में, बुद्धिस्ट सर्किट बन रहा है, रामायण सर्किट बन रहा है, धीरे धीरे रोजगार जब जनरेट होना शुरू होगा, शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो अपने आप पलायन रुकेगा। क्योंकि देखिए एक कुचक्र है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होगी तो लोग रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए बाहर जाएंगे।
शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना जरूरी है, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कराना जरूरी है। ये धीरे धीरे जब इन्वेस्टमेंट होने लगेगा, टूरिज्म डेवलप होगा, ये काम देखिए लंबा प्रोसेस है, मगर काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और पलायन रुकेगा। एक और अंतिम सवाल, आपके पिताजी नीतीश कुमार से काफ़ी पुराना संबंध रहा है। नीतीश कुमार पे कई बार सवाल खड़ा होता है कि मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। नीतीश जी के ऊपर जो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं वो खुद बीमार हैं। नीतीश जी बीमार होते तो बिहार में जो ये धड़ाधड़ अभी जो इतने बड़े बड़े फैसले हुए वो क्या संभव थे? नीतीश जी जैसे मैं आखिरी बार उनसे 8 साल पहले मिला था और परसों मिला, बिल्कुल वही प्यार अपनापन, उसी तरह से आशीर्वाद दिया उन्होंने, उसी तरह से उन्होंने मिले, अंत में गाड़ी तक छोड़ने आए। तो ये सब मनगढ़ंत कहानी है, कहने दीजिए। बीमार तो सब होते हैं, हम भी बीमार थे, 4 दिन पहले खांसी हो गया था, आपको भी हुआ होगा साल भर में बीमारी कुछ ना कुछ। तो सबको ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, बीमार होना, ठीक होना। ऐसा कोई बीमार रहेगा जो पब्लिक फेस है, तुरंत समझ में आ जाएगा ना।